हेलो बच्चों। सत्यम सोनकर जय हिंद बेटा। पंकज जय हिंद। सभी को क्लियर वॉइस आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बच्चों आज हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप। ठीक है, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सभी को तैयार करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति। सभी को क्लियर वॉइस आ रही है? तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास में प्रोजेक्टाइल, जिसको बोला जाता है प्रक्षेप गति। क्लियर आवाज आ रही ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बेटा, एक आध दिन के लिए थोड़ा डिस्टर्ब था क्लास की टाइमिंग का। ठीक है, वो अब आपका रेगुलर हो जाएगा उसी टाइम पर। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल की अगर हम लोग बात करें, जिसको प्रक्षेप गति के नाम से जाना जाता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर किसी भी वस्तु को हॉरिजॉन्टली क्षैतिज से कोई एंगल बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है या किसी कोण पर फेंका जाता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होती है वो एक कर्व्ड पाथ यानी एक ट्रेजेक्ट्री कवर करती है। पढ़ा है ना सभी ने प्रेम बाबू? कि किसी भी वस्तु को अगर हम लोग क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए प्रोजेक्ट करें, जैसे ये OX और ये OY, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाते हुए हम लोग इस प्रकार प्रोजेक्ट करें, ये एंगल होता है थीटा और ये वेलोसिटी क्या होती है? U। याद है सभी को? इसको बोला जाता है प्रारंभिक वेग U, इनिशियल वेलोसिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग प्रारंभिक वेग U से क्षैतिज से कोई एंगल बनाते हुए फेंकें, तो वो एक ट्रेजेक्ट्री बनाती है। वस्तु जो होती है वो एक प्रकार का ट्रेजेक्ट्री माने कर्व्ड पाथ फॉलो करती है, और इसी कर्व्ड पाथ को या वक्राकार गति को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल। याद है सभी को? किसी भी वस्तु को यदि क्षैतिज दिशा के साथ कोई कोण बनाते हुए, क्षैतिज दिशा के साथ कोई एंगल बनाते हुए U वेग से फेंका जाए, तो यह वस्तु क्या करती है? एक कर्व्ड पाथ फॉलो करती है, एक वक्राकार पथ बनाती है, और ऐसे वक्राकार पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, प्रक्षेप पथ, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। क्लियर पंकज बाबू? सभी को समझ में आ गया? प्रेम, पंकज, सत्यम। जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है, जो प्रक्षेप गति है बच्चों, जिसको प्रोजेक्टाइल बोलते हो, जो प्रक्षेप का पथ है, ये एक प्रकार का द्विविमीय गति यानी 2D मोशन का एग्जाम्पल है। याद है ना? जो प्रक्षेप गति होती है ये द्विविमीय गति यानी 2D मोशन का एग्जाम्पल है। इसको सभी लोग तैयार कर लेना। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति का उदाहरण है। कभी एग्जाम में आता है तो इस बात को याद कर लेना। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति यह भी एक प्रकार की द्विविमीय गति है। तो ये दो एग्जाम्पल तो बिल्कुल दिमाग में हमेशा फिट रखा करो, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, यानी जो प्रक्षेप गति है और जो वृत्ताकार गति है, ये द्विविमीय गति का उदाहरण है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, इसको तैयार कर लिया करो। एग्जाम्पल सभी लोग जानते हो, है ना? जैसे कोई क्रिकेट का खिलाड़ी, क्रिकेट प्लेयर जब बैट से किसी बॉल को हिट करता है, तो बॉल का जो पाथ होता है बच्चों, बॉल का जो रास्ता होता है,
जो मार्ग होता है गेंद का वो कैसा होता है बोलो? प्रोजेक्टाइल पाथ होता है। कैसा होता है? प्रक्षेप का पथ होता है। तो क्रिकेट की बॉल का बैट से टकराना, ये किसका एग्जांपल है बोलो? दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तोप से छूटे हुए गोले की गति, मोशन ऑफ बम फ्रॉम ए कैनन, दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई फुटबॉलर किसी फुटबॉल को किक करता है, जब कोई फुटबॉलर किसी फुटबॉल को किक करेगा यानी पैरों से हिट करेगा, तो वो भी कैसा पाथ बनाएगा? दिस इज ऑल्सो द प्रोजेक्टाइल पाथ। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेप पथ ही बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं, ध्यान रखना, जो इस प्रकार की ट्रेजेक्ट्री को बनाएंगे, इस प्रकार का वक्र बनाएंगे, और ऐसी ट्रेजेक्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल, यानी इसको बोला जाता है प्रक्षेप। यहां तक सभी को इंट्रोडक्शन बेसिक समझ में आया? बोलो भाई। नीरज पाल खुश रहो बेटा। तो गेंद की बैट से टकराने के बाद गेंद की बैट से टकराने के बाद गति, ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोजेक्टाइल का। तोप से छूटे हुए गोले की गति, ये भी किसका एग्जाम्पल है बोलो? प्रोजेक्टाइल का। ये सारे एग्जाम्पल बच्चों किसके होते हैं? प्रोजेक्टाइल के। ठीक है, गेंद की गति, मोशन ऑफ बॉल, मोशन ऑफ द बॉल, ये भी किसका एग्जाम्पल है बोलो? प्रोजेक्टाइल का। तो ये जो प्रोजेक्टाइल होता है ये किस प्रकार की गति का एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। क्या ये डायग्राम सभी को दिख रहा है बेटा? वेक्टर की प्रैक्टिस क्लास बेटा एक तो हम करा चुके हैं, तुमने देखा होगा, और यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस क्लास होनी वो भी आगे होगी बेटा। ठीक है, उसका शेड्यूल आपको पता चल जाएगा, कराएंगे उसको वेक्टर की। थोड़ा प्रक्षेप भी पढ़ लो, प्रोजेक्टाइल, फिर दोनों की क्लास एक साथ करा देंगे। ठीक रहेगा ना नीरज बाबू? तो बच्चों जरा इसको, डायग्राम को समझने से पहले हम लोग कुछ बातें ध्यान से देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जैसे एक प्रोजेक्टाइल बना हुआ है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन में एक प्रोजेक्टाइल बना हुआ है, एक्स वाई तल में एक ये प्रोजेक्टाइल बना हुआ है, ये दिस इज द वाई। और ये जो प्रोजेक्टाइल आप देख रहे हो उसमें ये एंगल बना है थीटा। इस प्रक्षेप में यानी इस प्रोजेक्टाइल में जो ये एंगल बना हुआ है, इस एंगल को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? थीटा। ठीक है, थीटा को क्या बोला जाता है? थीटा को बोला जाता है प्रक्षेपण कोण। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये डायग्राम है, साथ साथ हम तुमको समझाने के लिए एक और अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं, इसको भी देखते जाओ जिससे तुमको कोई दिक्कत ना हो टॉपिक को समझने में। ठीक, यहां पर हम लोगों ने एक प्रोजेक्टाइल पाथ को ड्रॉ किया है। यहां पर बच्चों हम लोगों ने एक प्रोजेक्टाइल पाथ को ड्रॉ किया है, और ये प्रोजेक्टाइल पाथ अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये भी OX और OY के प्लेन में है। क्लियर? ये Y है और ये X है, ये O है। सभी को क्लियर हो रहा है? जिस वेलोसिटी से हम लोग किसी बॉडी को थ्रो करते हैं वो वेलोसिटी है u, और ये प्रक्षेपण कोण है जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन माने क्या होता है? प्रक्षेपण कोण, दिस इज दैट थीटा। और इस वेलोसिटी को हम लोग दो कंपोनेंट में सॉल्व करेंगे, एक है ux और एक है uy। सभी लोग जानते हो ux को हम लोग क्या बोलते हैं? ux को बोला जाता है क्षैतिज वेग, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और uy को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऊर्ध्वाधर वेग यानी वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक, ux को बोला जाता है क्षैतिज वेग यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और uy को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर वेग यानी वर्टिकल वेलोसिटी। क्लियर हो गया? जिस बिंदु से आप किसी वस्तु को फेंकोगे, जैसे यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे,
दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। एक को बोलते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? हाँ बेटा करा देंगे नीरज बाबू, प्लान चल रहा है उसका। अब एग्जाम से पहले एक सुपर 30 की तरीके ही एक मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे बच्चों ये बॉडी आगे बढ़ेगी तो अगर आप ध्यान से देखो तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो इसकी होगी वो कुछ इस प्रकार है, u वेक्टर, दिस इज u, और यहां पर भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ux और एक uy, जैसा कि आपको इस वाले डायग्राम में भी दिख रहा है। यहां पर देखो, यहां पर जो वेलोसिटी है वो u है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ux हो गया और एक uy हो गया। एक आपको दिख रहा है ux बराबर u cos थीटा और एक बच्चों आपको क्या दिख रहा है, uy बराबर u sin थीटा। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी, बहुत ध्यान समझना बेटा, जब ये वस्तु यहां पर पहुंचेगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो यहां पर वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 होता है। इस बात को सभी लोग याद कर लो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर यानी उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, वो हमेशा क्या होता है, 0। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तैयार कर लेना कि प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल आप ये बताओ कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट यानी वेग का ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा क्या होता है, 0। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑलवेज विल बी इक्वल टू 0। सभी को समझ में आ गया यहां तक पूरी बात क्लियर है ना। डायग्राम यहां पर भी हमने बना दिया है, अगर हल्का सा कुछ लग रहा हो तो ये हम देखो यहां पे ड्रॉ कर दिया मैंने। तो यहां पर ये vy क्या हो गया, 0, और यहां पर जो क्षैतिज वेग है वो vx होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx होगी। अब जैसे जैसे ये बॉडी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे देखो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, और ये फिर इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक vx और एक vy। यहां तक सभी को समझ में आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो यहां पर दिखाई गई है, इस वाले डायग्राम पे भी आप देख सकते हो, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो है v, और इसके फिर दो कंपोनेंट हैं, एक u cos थीटा यहां लिखा है और एक माइनस का u sin थीटा, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, इसलिए माइनस लगाया गया है, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया, ये बात सभी को समझ में आ गई। और ये एंगल इस बार क्या हो गया, थीटा। यहां पर ये एंगल क्या था, थीटा, इस बार ये एंगल क्या हो गया, थीटा। और थीटा को बच्चों हम लोग कहते क्या हैं, थीटा को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेपण कोण, थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण कोण। थीटा को बच्चों हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी हिंदी में इसको बोला जाता है प्रक्षेपण कोण, और ux को क्षैतिज वेग और uy को ऊर्ध्वाधर वेग और थीटा को प्रक्षेपण कोण। सबको बात समझ में आ गई। जब वस्तु ग्राउंड पे आके टकराती है एट द ग्राउंड, तो बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर आकर टकराए तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर होगी, और ये इसके फिर से दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा vx और एक बच्चों क्या होगा vy, और इस बार ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो अगर आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको पूरी बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे किसी बॉडी को फेंका जाएगा, ऊपर की ओर कोई वस्तु जाती है, वैसे वैसे उसके वेग किस प्रकार बदलता है। देखो ओ को बोला जाता है प्रक्षेपण बिंदु, ओ को क्या बोलते हो, सभी लोग ध्यान समझो, एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रक्षेप, कई बार इससे न्यूमेरिकल बनता है। पॉइंट ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण बिंदु, इसको बोलते हो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद ये उच्चतम जो बिंदु P पर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट, या इसको बोला जाता है उच्चतम बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं, उच्चतम बिंदु। सबको समझ में आ गया यहां तक। अब जैसे ही हम लोग अगर बात करेंगे इस वाले पॉइंट की, तो इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए फिर से। अच्छा यहां तक तो समझ में आ गया। ओ से लेके पी तक जो वेग है वो ux, और P से लेके अगर इसको Q वाला पॉइंट दे दें तो P से लेके Q तक ये vx और ये vx और ये vx। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जिनको v ना लिखना हो वो ux भी लिख सकते हैं, ठीक। और यहां पर vy की जगह uy लिख सकते हो, जैसा तुमको इजीली लगे वैसा कर लेना।
बताओ सभी को प्रोजेक्टाइल का पाथ क्लियर हो गया? कंपोनेंट में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? प्रक्षेप का जो पथ बनाया गया है इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई भूपेंद्र प्रजापति, देखते हैं बेटा अभी क्या कराना है, बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? पहले ये बताओ प्रक्षेप सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट करो फिर हम आगे बढ़ें। क्या प्रोजेक्टाइल का ये पाथ सभी को समझ में आ गया? जिस बिंदु से प्रक्षेप को फेंका जाता है उसे प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं। जहां तक वो अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है उसे हाईएस्ट पॉइंट बोला जाता है, उच्चतम बिंदु। और जब वो ग्राउंड पर गिरता है, ध्यान रखना, तो वो बिंदु क्यू है। तो पूरा प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या है? ओ पी क्यू। क्या है? ओ पी क्यू। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? बोलो भाई ओ पी क्यू। यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? जितने लोग लाइव हैं सभी लोग एक बार कमेंट करो फटाक से, फिर हम आगे बढ़ें। यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? यूएक्स को क्या बोला जाता है? क्षैतिज वेग। यूआई को बच्चों क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वाधर वेग। थीटा को क्या बोला जाता है? बोलो। थीटा को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण कोण। भूपेंद्र समझ में आ गया? नीरज, पंकज, सभी लोग बताएं। मनीष, क्या सभी को यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? प्रेम जी क्लियर हो गया? सभी को यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? अब बच्चों हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान सब लोग समझना। प्रक्षेप पथ की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। प्रक्षेप पथ की विशेषताओं को पढ़ने के लिए एक बार फिर से हमको प्रोजेक्टाइल यहां पर थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे आपको चीजों को और अच्छे ढंग से समझाया जा सके। देख लो, यहां पर ये y था, ये x था, और इस प्रकार ये प्रोजेक्टाइल बना था। यहां पर वेलोसिटी थी u, ये एंगल था थीटा, यहां पर ये कंपोनेंट था ux, और यहां पर ये कंपोनेंट था uy। वेलोसिटी के दो घटक होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इस बिंदु को हम लोगों ने बिंदु P बोला था। पॉइंट P की अगर बात करो तो यहां पर Vx जो होता है वो ux होता है, और यहां पर जो Vy होता है यानी uy वो 0 होता है। उसके बाद जब आगे की ओर बढ़ोगे तो फिर से इधर की ओर हो जाएगा Vx और इधर की ओर हो जाएगा Vy। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी लोग याद कर लें प्रोजेक्टाइल में कि प्रक्षेप पथ में वस्तु के वेग का क्षैतिज घटक नहीं बदलता। क्षैतिज घटक नहीं बदलता, ठीक है ना, अर्थात नियत रहता है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? बताओ पहले। देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जहां से हम लोगों ने बॉडी को फेंका है, थ्रो किया है, वहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर है। अब ओ से लेके पी तक हर जगह यूएक्स इधर ही होगा बेटा। ओ से लेके पी तक हर जगह यूएक्स इधर ही होगा, और पी से लेके क्यू तक की अगर बात करो तो भी यूएक्स या वीएक्स इधर ही है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? पूरे प्रोजेक्टाइल में ओ से पी और पी से क्यू तक की अगर हम लोग बात करें तो क्षैतिज वेग की दिशा कभी भी नहीं बदलती। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, आप ऐसे बोलो, वेग का क्षैतिज घटक नहीं बदलता। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज। दैट मीन्स यूएक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सभी को क्लियर? यूएक्स बराबर यू कॉस थीटा बराबर कांस्टेंट। तो पहला पॉइंट जो एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, इसको सभी लोग याद कर लो। पूरे प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता। बिल्कुल नीरज बाबू, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। पहले ये बताओ सभी को समझ में आ गया? लेकिन बदलता क्या है? वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। तो प्रक्षेप पथ में वेग का वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक सदैव बदलता है। ऊर्ध्वाधर घटक परिवर्तित होता है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा। ui बराबर u साइन थीटा जो होगा वो चेंज होगा। केवल क्या नहीं बदलेगा?
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेग का क्षैतिज घटक नहीं बदलेगा, केवल ऊर्ध्वाधर घटक बदलेगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया? बोलो भाई। अब अगर आप लोग हाईएस्ट पॉइंट पी की बात करें बच्चों, अगर आप लोग हाईएस्ट पॉइंट पी की बात करो, उच्चतम बिंदु पर अगर हम लोग एट हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो सभी लोग ध्यान से डायग्राम को देखो बेटा। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। इसको याद कर लो। उच्चतम बिंदु पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक मींस वी या फिर यूआई, ये हमेशा 0 होता है। ये बात सभी को समझ में आ गई क्या? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी है ये हमेशा क्या होगा बच्चों? 0। कहां पर? वेग का ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक माने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू वाई या वी वाई, ये हमेशा बच्चों क्या होता है? 0 होता है। क्लियर हो गया सभी को? ये हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इसको सभी लोग लर्न कर लें। क्या यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? प्रक्षेप पथ में क्या नहीं बदलता? तो नंबर 1, पूरे प्रोजेक्टाइल पाथ में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदलता। पहला आंसर, यूएक्स बराबर यू कॉस थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद हो गया सभी को? पूरे पाथ में क्या बदलता है? वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। यू आई बराबर यू साइन थीटा बदलेगा। और मैंने अभी आपको क्या बताया? हाईएस्ट पॉइंट पर यानी उच्चतम बिंदु पर वेग का कौन सा कंपोनेंट 0 होता है? तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर सदैव यू साइन थीटा का मान 0 होता है। इसको लर्न कर लो। हाईएस्ट पॉइंट पर यू साइन थीटा का मान हमेशा 0 होता है। पंकज बाबू बोल तो दिया हमने, है ना? एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज विल बी 0 एंड ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल पाथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज। सभी को समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होता है। क्लियर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन अनचेंज या इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ गया? यूएक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा में कभी कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर? केवल चेंज क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। वेग का ऊर्ध्व घटक सदैव बदलता है। यू आई बराबर यू साइन थीटा चेंज होगा। क्लियर? और क्या बताया कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट यानी उच्चतम बिंदु पर जो यू आई है वो 0 होता है, और या तो इसी को बोल दो कि जो वी वाई है वो भी 0 होता है। यहां तक सभी को समझ में आ गया बेटा? बोलो भाई। सभी बच्चों को यहां तक पूरी बात क्लियर है प्रोजेक्टाइल में? देखो, प्रोजेक्टाइल के अगर कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़े होंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। प्रोजेक्टाइल के क्या, किसी भी टॉपिक में अगर आपके कॉन्सेप्ट पे कमांड है तो ये मान के चलो कि आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है बेटा। क्लियर हो गया? यहां तक सभी को समझ में आ गया? अब जो बताने जा रहे हैं इसको सभी लोग बहुत ध्यान से समझें बेटा। अब जो बातें आपको बताई जाने वाली हैं इसको सभी लोग बहुत ध्यान से समझें। जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, यहां पर ये y कंपोनेंट हो गया, ये x हो गया, ये o हो गया, ये वेलोसिटी u हो गई, ये एंगल थीटा हो गया, ये कंपोनेंट हो गया क्षैतिज ux, ये बन गया ऊर्ध्वाधर uy, और टॉप मोस्ट की अगर बात करोगे तो यहां पर जाकर के जो vy है वो क्या आएगा 0,
केवल एक ही कंपोनेंट रहेगा, v cos थीटा या फिर u cos थीटा, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, और यहां पर अगर बात करोगे, इसको बोलते हो O, इसको P और इसको Q। समझना बेटा, सभी लोग ध्यान समझे। जिस वेलोसिटी से आपने किसी बॉडी को O से फेंका है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें, जिस वेग से आपने किसी वस्तु को यहां से प्रोजेक्ट किया है, प्रक्षेपित किया है, ग्राउंड पर जब वो बॉडी टकराएगी तो उसी वेलोसिटी से वापस आएगी। अगर किसी बॉडी को तुमने या किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो ग्राउंड पर टकराते समय भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। बोलो भाई, ये बात सभी को समझ में आ गया। अगर आपने किसी बॉडी को यहां से 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो रास्ते में तो वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन ग्राउंड पर आकर के जब वो टकराएगा तो वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, 20 मीटर पर सेकंड ही होगी। ये बात सभी को समझ में आ गया। बोलो भाई, यहां तक सभी को पूरी बात क्लियर हो गई है? बहुत ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करो। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बिंदु O पर, एट पॉइंट O, बेटा कभी भी आपसे कहा जाए पॉइंट O पर वस्तु का संवेग बताओ, संवेग माने मोमेंटम। कभी आपसे कहा जाए कि पॉइंट O पर मोमेंटम बताओ, तो पॉइंट O पर जो मोमेंटम है बच्चों, उसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mu। याद हो गया? कभी आपसे बोला जाए कि जिस पॉइंट से किसी बॉडी या किसी गेंद को या किसी वस्तु को तुमने फेंका है, वहां पर वस्तु का संवेग क्या होगा, मोमेंटम, तो मोमेंटम हमेशा क्या होगा, P बराबर mu। क्लियर हो गया? और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर आप बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बताओ, अर्थात गतिज ऊर्जा बताओ, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनेगा K इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। यह बात सभी को समझ में आ गई? अगर हम लोग जिस पॉइंट से या जिस बिंदु से वस्तु को फेंकना चाहते हैं, वहां पर कभी किसी न्यूमेरिकल में आपसे मोमेंटम पूछ दे, संवेग पूछे, तो मोमेंटम का फार्मूला होगा P इज इक्वल टू mu। और कभी भी आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या लगाओगे, K बराबर हाफ mu स्क्वायर। क्लियर? अब पॉइंट P की बात करते हैं। पॉइंट P, बिंदु P पर, ठीक है, एट पॉइंट P, इसको क्या बोलते हो, उच्चतम बिंदु। अगर उच्चतम बिंदु की बात की जाए, और प्यारे बच्चों अगर आपसे यह पूछ दे कि आप मोमेंटम बताएं यानी संवेग बताएं, ठीक, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो मोमेंटम होता है वो P बराबर होता है mu cos थीटा। कभी भी आपसे कहा जाए प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर वस्तु का संवेग क्या होगा, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट एट टॉप मोस्ट पॉइंट, तो फार्मूला क्या लगेगा, P इज इक्वल टू mu cos थीटा। और कभी भी आपसे बोला जाए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगेगा K बराबर हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको कहते हो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। यहां तक बात सभी को समझ में आई? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, क्या आपको यह बात क्लियर है कि जहां से बॉडी को फेंकोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रक्षेपण बिंदु, प्रोजेक्शन पॉइंट, वहां पर संवेग और गतिज ऊर्जा कभी निकालने को आएगी, तो आप लोग निकाल सकते हो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। और अगर हाईएस्ट पॉइंट P की बात की जाए और आपसे कहा जाए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो क्या आप मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को बेटा निकाल सकते हो? मोमेंटम का फार्मूला क्या लगेगा, P बराबर mu cos थीटा, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या लगेगा, हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? यहां तक सभी को समझ में आ गया हो? बोलो भाई, यहां तक सभी को क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसको जरूर सभी बच्चे एग्जाम के लिए तैयार करें। अच्छा, जो बिहेवियर किसी ऑब्जेक्ट का O पर होगा वही Q पर होगा।
अभी मैंने आपको बताया जैसा व्यवहार किसी वस्तु का ओ पर होता है वैसा ही क्यू पर होता है, तो जो फार्मूले ओ के लिए लगेंगे वही फार्मूले क्यू के लिए लगेंगे। यहां तक सभी को समझ में आ गया? बोलो भाई, यहां तक सभी को पूरी बात क्लियर हो गई है? जब आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो तो जितने टाइम वो एयर में रहेगा उसे बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का समय। याद है ना? उड़ान का समय, ये पूरा ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम लोग बात करें कि प्रोजेक्टाइल कितनी ऊंचाई तक जाएगा तो इसको बोलते हो प्रक्षेप की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर? और कभी आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल कितनी दूरी तय करेगा बच्चों, अगर कभी आपसे डिस्टेंस के बारे में कभी पूछा जाए कि जब किसी वस्तु को तुमने फेंका तो वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर ये आपसे पूछा जाए कि जिस वस्तु को तुमने फेंका है वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसको कहते हो प्रक्षेप की परास, यानी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज को आर से व्यक्त किया जाता है। रेंज को हिंदी में क्या बोलते हो? परास। परास कहां से कहां तक होता है? ओ से लेके क्यू तक, दिस इज आर। यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है? बोलो आर है। ये कितना है? एच है। एच माने हाइट, यहां से यहां तक। और एयर में जो टाइम है वो कैपिटल टी है, और कैपिटल टी को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का समय। इसको हम लोग कहते हैं उड्डयन काल। ये बात सभी को समझ में आ गई क्या? अलग से एक स्लाइड में लिख देते हैं हम, इससे किसी को दिक्कत ना हो। जब आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया ओ से लेके पी और पी से लेके क्यू, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, तो इसको कहते हो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको कहते हो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और जितना टाइम उसने एयर में लिया उसे उड्डयन काल हिंदी में, है ना? अभी मैंने इंग्लिश में पीछे बताया है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और एच को क्या कहते हो? प्रक्षेप की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर? और जो आर होता है इसको कहते हो प्रक्षेप की परास, यानी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और बच्चों रेंज का मतलब होता है क्षैतिज दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस माने क्षैतिज दूरी। किसी वस्तु को प्रक्षेप किए जाने पर वो जितनी दूरी तय करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। क्लियर हो गया? बोलो भाई, यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो, ठीक है? कहीं भी दिक्कत हो तुरंत बताना। जब तक बेसिक नहीं क्लियर करोगे ना तब तक डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पे जंप करोगे तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। इसलिए डायरेक्ट हम लोगों को क्वेश्चन पे जंप नहीं करना है, पहले एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेना है, ठीक है? भूपेन समझ में आ गया बेटा? जितने लोग क्लास में हैं सभी लोग कमेंट करो। पंकज, रितु, नीरज पाल, राजन, सभी लोग जल्दी से बताएं यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? चलो, टेलीग्राम पे पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। हाँ, जैसे ये ओ एक्स, ये ओ वाई, फार्मूले पे चलते हैं थोड़ा सा। ये O, ये P, ये Q, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट है ऐसे। क्लियर? ये डिस्टेंस होती है R, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, इसको R बोला जाता है, और ये हाइट है। देखो, किसी भी बॉडी को जब प्रोजेक्ट करोगे तो आपसे पूछा जाए कि T समय बाद क्षैतिज विस्थापन, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, आफ्टर टाइम टी समय बाद क्षैतिज विस्थापन। तो क्षैतिज विस्थापन का फार्मूला होता है आर बराबर यूएक्स इंटू टी। और बच्चों यूएक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? यू कॉस थीटा। तो आर बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। ध्यान से समझो सभी लोग। टी वो समय है जितने समय में बॉडी ओ से फेंकी गई और क्यू पर टकराई।
अगर कोई वस्तु O से Q तक जाने में स्मॉल t सेकंड का समय लगाती है तो उसने कितनी क्षैतिज दूरी वहां से यहां तक तय कर ली है? R बराबर U cos थीटा इंटू टी। क्लियर? इसी को बोलते हो क्षैतिज विस्थापन। लेकिन अगर हमको ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकालना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अगर हमको ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकालना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एक तो फॉर्मूला क्या होता है? y बराबर ui इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। गति के दूसरे समीकरण से हम लोग ऊर्ध्व विस्थापन की गणना करते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कभी भी निकालना हो तो सीधे सीधे ये फार्मूला अप्लाई करोगे, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो y बराबर यू आई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और जब यू आई की वैल्यू को रख के सॉल्व करोगे बेटा तो फार्मूला आएगा y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने ये समीकरण जरूर पढ़ा होगा। इन दोनों समीकरणों को हल करने के बाद ये क्वेश्चन आती है जो y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर का रूप है ना। यहां पर b की जगह क्या है? टेन थीटा, और c की जगह कितना है बोलो? g अपॉन इतनी वैल्यू, ये इतनी वैल्यू, ये g की c की जगह है। और ये क्वेश्चन है किसकी बेटा? ये क्वेश्चन है पैराबोला, इसको बोलते हो परवलय का समीकरण, पैराबोलिक इक्वेशन। और इसीलिए आप लोग क्या करते हो कि आप लोग ये हमेशा याद करते हो कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। याद करते हो ना? प्रक्षेप का मार्ग सदैव परवलयाकार होता है, पैराबोला। और ये बताया किसने था? दिस इज गिवन बाय गैलीलियो, इसको याद कर लो, ठीक है। सबसे पहले ये जानकारी किसने दी? गैलीलियो ने दी। तो गैलीलियो ने क्या बताया था कि प्रक्षेप का जो मार्ग होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो हमेशा क्या होता है बोलो? परवलयाकार। तो दो फार्मूले पेपर के लिए याद करने वाले हैं। पहला तो ये कि अगर आपको क्षैतिज दूरी निकालना हो या क्षैतिज विस्थापन, तो फार्मूला क्या लगाओगे बोलो? R बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। और अगर आपको ऊर्ध्व विस्थापन निकालना हो तो फार्मूला क्या लगाओगे? y बराबर यू आई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और या तो आप लोग इस समीकरण को डायरेक्ट लर्न कर लें कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज पैराबोलिक इक्वेशन। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? इस इक्वेशन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला। इस इक्वेशन को हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? दिस इक्वेशन इज नेम्ड एज पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमेशा याद कर लेना कि प्रक्षेप का मार्ग, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमेशा आप इसको लर्न कर लें कि जो प्रक्षेप का मार्ग है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। एक इसको सभी लोग याद कर लो, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा बेटा, तो प्रोजेक्टाइल का पाथ हमेशा क्या होगा? पैराबोला होगा, जिसकी इक्वेशन आपके पास ये लिखी हुई है। यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? भूपेंद्र, पंकज, मनीष, सभी लोग बेटा आंसर दें। क्या यहां तक आपको पूरी बात क्लियर है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ हमेशा क्या होता है? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक। बोलो भाई सभी लोग। प्रक्षेप का मार्ग हमेशा क्या होता है? परवलयाकार। अगर आपको क्षैतिज दूरी निकालना हो तो फार्मूला क्या लगाओगे? x बराबर यू एक्स इंटू टी।
ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकालना हो तो फार्मूला क्या लगाओगे, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और प्रोजेक्टाइल का पाथ होता कैसे बोलो, प्रोजेक्टाइल का पाथ हमेशा क्या होता है, पैराबोला। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक इन नेचर। प्रक्षेप का मार्ग सदैव परवलयाकार होता है। यहां तक सभी को पूरी बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गई हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट हमको लेने पड़ते हैं बताओ। एक हम लोगों को लेना पड़ता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, क्षैतिज विस्थापन। और दूसरा हमको कौन सा लेना पड़ता है बताओ, दूसरा हम लोगों को लेना पड़ता है वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो एक डिस्प्लेसमेंट होता है हॉरिजॉन्टल और एक डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, वर्टिकल। कितने प्रकार के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, दो प्रकार के, क्षैतिज विस्थापन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन। दोनों विस्थापन निकालना समझ में आ गई। क्या दोनों डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करें। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक, इसको बोलते हो प्रक्षेप का उड्डयन काल। उड्डयन काल माने जितना समय उसने एयर में स्पेंड किया। जैसे यहां से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका बेटा, जैसे यहां से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका यहां से, ठीक, और जब यहां से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका तो उसने यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लिया वो कैपिटल टी लिया। ये बात समझ में आई। कैपिटल टी माने बोलो, कैपिटल टी का मतलब उड्डयन काल, उड़ान का समय। जितना समय कोई बॉडी लेती है, जहां से उसको थ्रो करोगे वहां से एयर तक में वो जितना समय व्यतीत करती है, द टोटल टाइम स्पेंड बाई एन ऑब्जेक्ट इन एयर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर हो गया। अगर हम लोग इस वाले पॉइंट को O और इसको P और इसको Q बोले तो अगर आप लोग O से P तक के लिए टाइम को स्मॉल t लेट करो, टाइम फ्रॉम O टू Q, O टू P इसको कर देना, टाइम फ्रॉम O टू P। स्मॉल टी वो समय है जो वस्तु को O से P तक जाने में लगता है। स्मॉल टी इज द टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट फ्रॉम O टू P, और इतना ही समय इसको वापस P से Q तक आने में लगता है। कोई बॉडी जितना टाइम लेगी यहां से यहां तक जाने में, जहां से बॉडी को फेंकोगे वहां से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जितना समय लेगी उतना ही समय वो लेगी वापस हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने में। ये बात सभी को समझ में आ गई। बोलो, क्या यहां तक ये बात सभी बच्चों को क्लियर है। कोई बॉडी जितना समय लेगी O से मैक्सिमम पॉइंट P तक जाने में उतना ही समय वो बॉडी लेगी वापस मैक्सिमम पॉइंट, या कह सकते हो हाईएस्ट पॉइंट से अगेन ग्राउंड तक आने में। अब वो दोनों टाइम टी है तो टाइम फ्रॉम O टू P। अब सभी लोग जानते हो Vy बराबर होता है बच्चों Ui माइनस जी टी। याद है कि भूल गए। गति का समीकरण पहला V बराबर U प्लस, पहला समीकरण जो होता था वो होता था V बराबर U माइनस जी टी होता है वैसे, लेकिन ये वर्टिकल मोशन है, ऊर्ध्वाधर गति। प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द वर्टिकल मोशन। तो यहां पर हम लोग V को क्या लिखेंगे, Vy, और यहां पर U को लिखेंगे Uy। ये बात सभी को समझ में आ गई। और उसके बाद सभी लोग जानते हो कि हाईएस्ट पॉइंट P पर जो Uy है वो क्या होता है, 0, दैट इज U साइन थीटा, पढ़ा था। और जो Vy है ध्यान रखना वो कहां पर हमको निकालना है, एक मिनट है, थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों को बेटा।
थोड़ा सा ध्यान से देखो, 1 मिनट हम बताते हैं फिर से। जैसे जब O से तुम बॉडी को फेंकोगे तो यहां पर तुम क्या देखोगे बताओ? O पर तुम क्या देखोगे? O पर देखोगे प्रारंभिक वेग, ठीक। और P पे क्या देखोगे? जहां पर बॉडी खत्म हो रही है यात्रा उसकी, यहां पे देखोगे फाइनल वेलोसिटी। तो जो V वाला कंपोनेंट है वो यहां पर देखोगे, और जो U का कंपोनेंट है वो यहां पर। तो यहां पर बताओ U बराबर क्या होता है? इसको हम U कर देते हैं, ये V0 लिख दिया है। यहां पर U बराबर क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट U साइन थीटा। तो UI की जगह क्या रखना है? U साइन थीटा। और यहां पर VY क्या होता है? 0, ठीक। तो यहां पर हम लोग क्या करें? VY को 0 कर दें और UI को क्या लिख दें? U साइन थीटा और माइनस का GT। तो बताओ यहां से T बराबर क्या आ गया? यहां से T बराबर आ गया U साइन थीटा अपॉन G। ये फार्मूला सभी को क्लियर है? स्मॉल टी कौन सा समय है बेटा? स्मॉल टी इज द टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट फ्रॉम O टू P। O से P तक वस्तु को जाने में लगा समय, स्मॉल t बराबर U साइन थीटा बटे G। अच्छा, जितना टाइम बॉडी को O से P तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको वापस लगेगा P से Q तक आने में। तो नाउ अगेन स्मॉल t इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम P टू Q, सेम टाइम, और दिस इज इक्वल टू U साइन थीटा बाई G। अगर आप इसको नेमिंग करना चाहो तो जब बॉडी यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लेती है उसको बोला जाता है टाइम ऑफ एसेंट, और यहां से यहां तक जाने में बॉडी जो टाइम लेती है उसको बोला जाता है टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट माने ऊपर जाना और डिसेंट माने नीचे आना। तो कोई बॉडी जब फेंकी जाएगी तो नीचे से ऊपर तक जाने में जो समय लगेगा इसको बोलोगे टाइम ऑफ एसेंट, और ऊपर से नीचे वापस आने में जो टाइम लगेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? टाइम ऑफ डिसेंट। समझ में आया? ऊपर जाने का समय t और नीचे आने का समय t, और दोनों समय देखो आपस में कैसे हैं? बराबर। बेटा दोनों टाइम अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों टाइम आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। जितना समय किसी बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय उस बॉडी को वापस ऊपर से नीचे आने में भी लगता है। तो अगर हम लोग बच्चों यहां पर बात करें टोटल टाइम, क्लियर? तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल T बराबर T प्लस T दैट इज इक्वल टू 2T। 2T समय कहां से कहां तक लगा? यहां से यहां तक स्मॉल t, और यहां से यहां तक स्मॉल t, तो टोटल 2T तो हुआ। क्लियर? टोटल हुआ 2T, और जब इसकी वैल्यू हम लोगों ने रख दी स्मॉल t की, तो बताओ फार्मूला क्या बन गया? T बराबर 2U साइन थीटा अपॉन G। यहां तक सभी को क्लियर है? टाइम ऑफ फ्लाइट। कभी भी आपसे यह पूछा जाए कि प्रक्षेप में उड़ान का कुल समय बताओ, उड्डयन काल, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक पूरा, यहां से यहां तक पूरा, तो वो है 2U साइन थीटा बटे G। और केवल कहा जाए O से P तक बताओ तो U साइन थीटा अपॉन G। केवल कहा जाए P से Q तक बताओ तो U साइन थीटा अपॉन G। और टोटल टाइम की अगर बात की जाए बताओ तो आंसर क्या बनेगा? 2U साइन थीटा बटे G। सभी को क्लियर हो गया? बोलो भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट सभी को क्लियर है? नीरज पाल, पंकज, ऋतु, राजन, जितने भी लोग क्लास में हैं सभी लोग कमेंट करके आंसर दें। हाँ बेटा, अधिकतम प्रक्षेप के लिए सूत्र tan थीटा अभी हम बता रहे हैं क्या होता है। क्लियर हो गया? अधिकतम प्रक्षेप नहीं होता है ना, वो अभी हम बताते हैं तुमको क्या होता है। यहां तक सभी को पूरी बात अच्छे ढंग से समझ में आ गई? सभी बच्चे प्रयास ये किया करें, जो लोग रिकॉर्डेड सेशन को देख रहे हैं सभी लोग ये कोशिश किया करें कि हम पूरी क्लास को लाइव क्लास अटेंड किया करें, ठीक है ना? आपने जो कोर्स लिया है वो लाइव सेशन पढ़ने के लिए लिया है, तो कोशिश ये किया करो। और जब समय ना बचे तुम्हारे पास में तो रिकॉर्डेड तो फिर देखा ही जाता है ना? लेकिन लाइव क्लास पढ़ने से अगर आप कमेंट करोगे तो ये समझ में आता है कि तुमको क्या चीज आ रही है और क्या चीज नहीं आ रही है।
तो उसका सोल्यूशन या उसको सॉल्व किया जा सकता है ना। लेकिन अगर ऐसे ही रिकॉर्डेड देखोगे तो उसमें तो ये तो ऑप्शन रहेगा नहीं तुम्हारे पास में। और जो प्रैक्टिस का जो तुम्हारा शेड्यूल है इवनिंग वाला, उसको जरूर अटेंड किया करो, उससे तो कोई दिक्कत ही कभी नहीं रहती। यहां तक सबको समझ में आ गया? बताओ क्या टाइम ऑफ फ्लाइट सभी को क्लियर है? एक तरफ का समय कितना था, ओ से पी तक का स्मॉल टी, और पी से क्यू तक का समय भी स्मॉल टी, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2t। और जब टोटल टाइम 2t की बात करोगे तो कैपिटल टी बराबर क्या बनेगा 2u sin थीटा बटे जी। एक क्वेश्चन और बताओ, ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो कैपिटल टी बराबर 2u sin थीटा बटे जी है। कभी भी आपसे ये बोला जाए कि अधिकतम समय क्या होगा, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, बताओ अधिकतम उड़ान का समय। अगर हमको मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, अधिकतम उड़ान का समय, तो हम लोग कैसे करेंगे? बता सकते हो? कोई बताएगा बेटा? मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, अधिकतम उड़ान के समय के लिए हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो टाइम का फार्मूला क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर हमको निकालना हो, अधिकतम समय, तो क्या करोगे? वेरी गुड बेटा, मैक्सिमम टाइम के लिए बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो बताओ मैक्सिमम टाइम का फार्मूला क्या लगेगा? टी मैक्स बराबर 2u अपॉन जी। बिल्कुल सही आंसर। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपसे अधिकतम समय पूछा जाता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो मैक्सिमम टाइम का फार्मूला क्या लगाओगे? टी मैक्स बराबर 2u अपॉन जी। यानी टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करेगा? वेरी गुड बेटा, थीटा बराबर 90। साइन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 90। जब साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 90 की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो मैक्सिमम टाइम का फार्मूला क्या बनेगा? टी मैक्स बराबर 2u अपॉन जी। समझ में आ गया? क्या यहां तक पूरी बात सभी को समझ में आ गई? मैक्सिमम टाइम के लिए पूरी बात क्लियर है? मैक्सिमम टाइम क्या होता है? टी मैक्स बराबर 2u अपॉन जी। याद कर लेना, न्यूमेरिकल में आपको u की वैल्यू दी जाएगी, थीटा की वैल्यू दी जाएगी, g की वैल्यू दी जा भी सकती है, नहीं भी दी जा सकती है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर? अगर हम इन सारी वैल्यूज को यहां पर उठा के रख देंगे तो ये फार्मूला लगाओगे, और जब मैक्सिमम टाइम पूछेगा तो इन वैल्यूज की हमको कोई जरूरत नहीं रहेगी। हम लोग सीधे सीधे फार्मूला क्या लगा देंगे? टी मैक्स बराबर 2u अपॉन जी। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया? यहां तक सभी को अच्छे ढंग से क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? वैसे टाइम का फार्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाई जी, और जब मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है टी मैक्स, तो फार्मूला क्या बनेगा? वैसे 2u sin थीटा बटे जी, और जब मैक्सिमम टाइम पूछेगा तो टी मैक्स बराबर 2u अपॉन जी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल वाली क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक आप लोग इन सारी चीज़ों को तैयार करें, और शाम को जो यूट्यूब प्रैक्टिस सेशन है उसको जरूर अटेंड करें। उसमें आज हम लोग नए टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।